Hello, it's a lovely good evening from here in Delhi, and hope that each one of you, as always, are absolutely fine. And we always pray to the Almighty to keep you in the finest shape of health. So, first of all, before we begin the session, let me actually welcome you with great warmness for having joined and connecting with us for this particular course, that is CA Inter Advanced Accounts Group 2, Hindi medium, of course. Intentionally, I stressed upon the word Hindi medium. The reason being is that I have got a separate course purely in English medium, especially for those students who are residing in the southern parts of the country or what we call eastern part of the country, and for anyone whosoever feels actually very comfortable with English. This course is in Hindi medium, but only for the first 10 minutes I will speak in English, then I will shift to Hindi. Correct? So we come directly to the business end, but before we outside, let me actually once again clarify and stress upon that I have a terrific feeling, a very pleasurable one, in connecting with you with this wonderful word called technology, because sitting down right from here in Delhi, I'm able to connect with you. So we come to the business end, and it is, as I said, an introductory session. And in this introductory session, generally we shall talk about the course contents and the methodology and the strategy and the reference material and the books and some hunches which the student fraternity generally nurses when they join video classes or recorded versions or pen drive classes or online classes. That I have seen through my experience that students have some hunches, so we will try to clarify those hunches and notions too. So here we go and start this session. तो बेटे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि मैंने कहा, एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 2, तो इसकी शुरुआत आज हम करते हैं, और शुरुआत हम इन आशाओं के साथ कर रहे हैं कि जब ये कोर्स अपने इंतकाम पर पहुँचे, अपनी मंजिल पर पहुँचे, तो हम लोगों को एक सुखद अनुभूति का एहसास होना चाहिए। करेक्ट? तो बेटे स्टार्ट करते हैं। सी ए इंटर लीजिए, मैं जरा अपने पेन वगैरह सेटल आउट कर लूँ। तो सी ए इंटर ग्रुप 2 से ग्रुप 2 का ये कोर्स है और हिंदी मीडियम का कोर्स है। जैसा कि मैंने कहा, जब मैंने कहा हिंदी मीडियम का कोर्स है, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये भी हो गया कि हमारी और आपके बीच जो वार्ता रहेगी इस कोर्स में अधिकतर हिंदी में रहेगी, हालांकि हम इंग्लिश का भी कहीं कहीं यूज़ करेंगे। सी ए इंटर ग्रुप 2, किसी को कोई संशय नहीं होनी चाहिए, ये एडवांस अकाउंट सी ए इंटर न्यू कोर्स है। सी ए इंटर का मतलब ही है एडवांस्ड अकाउंट्स। तो जैसा कि मैंने कहा बेटे, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, और इंट्रोडक्टरी सेशन में जनरली हमारी जो चर्चा होती है, एक तो कोर्स के कंटेंट्स के बारे में होगी, क्या मेथोडोलॉजी हमारी रहेगी कोर्स को कवर करने की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से प्रिपरेशंस होनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने कोर्स कंटेंट की बात करी। कंटेंट्स, जहाँ तक ग्रुप 2 में आपके सिलेबस का सवाल है, कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। एक तो बेटे, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब कंपनी अकाउंट से रिलेटेड हैं। जैसे ग्रुप 1 में आपके कुछ टॉपिक थे जिनका ताल्लुक कंपनी अकाउंट से था, कुछ का फाइनेंशियल अकाउंट से, कुछ का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ग्रुप 2 में जितने भी टॉपिक हैं वो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है। करेक्ट? तो एक तो हम करेंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स नाम से ही पता लग रहा है कि किसी एंटिटी के द्वारा अपने ही शेयर्स को खरीद लेना। ये भी एक तरीका है इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाने का। करेक्ट? कई बार कंपनी या एंटिटीज मार्केट से अपने ही इक्विटी शेयर्स को खरीद लेती है। तो जब कोई कंपनी मार्केट से अपने इक्विटी शेयर्स को खरीदती है, उसको हम बाय बैक ऑफ शेयर्स तो कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई एंटिटी क्यों करती है? कंपनी की क्या कोई मजबूरी है ऐसा करने की, या फिर कंपनी को कुछ और एडवांटेजेस हैं? और जब कोई कंपनी बाय बैक करती है तो क्या अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स होंगे? इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम इस पर्टिकुलर चैप्टर पे करेंगे। बाय बैक ऑफ शेयर्स के अलावा फिर हमारा दूसरा जो टॉपिक रहेगा, हम इसी सीक्वेंस में भी करने की कोशिश करेंगे, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंडर राइटिंग
शेयर्स की भी हो सकती है, डिवेंचर्स की भी हो सकती है। ये एक इजी चैप्टर है। बहुत सी कंपनी जब मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करती हैं या डिवेंचर्स को इशू करती हैं, तो पहले तो कोई कंपनी जब मार्केट में अपने शेयर्स को या डिवेंचर्स को इशू कर रही है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि कंपनी पैसा रेस करना चाहती है। कंपनी जो है पैसा रेस करना चाहती है। अब अगर कंपनी पैसा रेस करना चाहती है तो कंपनी को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हम जितने वर्थ रुपीस के शेयर्स या डिवेंचर इशू कर रहे हैं उतना पैसा हम कलेक्ट कर लें। जैसे एक कंपनी मान लेते हैं 10,000 डिवेंचर इशू कर रही है, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, तो इसका मतलब कंपनी की इंटेंशन है कि कंपनी 10 लाख रुपीस रेस करना चाहती है। पर क्या कंपनी 10 लाख रेस कर लेगी? ऐसा तो तभी हो सकता है जब कंपनी के सारे डिवेंचर सब्सक्राइब हो जाए। तो जितने डिवेंचर या शेयर्स हम इशू कर रहे हैं वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो जाएं, इसके लिए हम अंडरराइटर्स की मदद लेते हैं जो किसी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने की गारंटी लेते हैं। ऑफ कोर्स इनको हम इन सर्विसेज के लिए कुछ कंसिडरेशन भी देते हैं जिसको अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स के अंदर हम देखेंगे कि कई तरीके की अंडरराइटिंग होती है, चाहे वो कंप्लीट अंडरराइटिंग हो, पार्शियल अंडरराइटिंग हो, जॉइंट अंडरराइटिंग हो, फर्म अंडरराइटिंग हो। उसके अंदर किस किस तरीके से अंडरराइटर्स की लायबिलिटी कंप्यूट करी जाती है और क्या अदर अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स होंगे, तो इनकी चर्चा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स में हम करेंगे। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स को देखने के बाद अगला टॉपिक जो हम लेंगे वो हमारा होगा एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी या अकाउंट, या फिर हम कहते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, या हम कहेंगे कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, करेक्ट। तो बायबैक ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, होल्डिंग कंपनीज एंड कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अहम और बहुत हैवी चैप्टर है। हालांकि इस लेवल पे मैं ये कहने से डरता हूँ कि ये पर्टिकुलर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा इस लेवल पे नहीं करना है। इस लेवल पे हर चैप्टर को इक्वल इंटेंसिटी से, इक्वल फोकस के साथ आपने पढ़ना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ध्यान ये रखना है, जब हम होल्डिंग कंपनी या कंसोलिडेटेड अकाउंट्स करेंगे, ये बड़ा हैवी चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। होल्डिंग कंपनीज, पहले तो होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स क्या होती हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। मैं पेरेंट कंपनी हूँ, मेरी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, तो पेरेंट कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती हैं, ऑफ कोर्स ये इस चैप्टर का थीम है, और मैंने कहा कि ये इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हालांकि कुछ लोगों को इस चैप्टर के बारे में नोशन है या हंच है कि शायद ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देखेंगे कि बावजूद इसके कि लगता है ये टफ है, हकीकत में ये टफ चैप्टर बिल्कुल नहीं है। आई एम वेरी श्योर दैट लेटर ऑन यू आर गोइंग टू डेवलप ए लाइकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। उसके बाद फिर हम जो चैप्टर लेंगे वो है बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, नाम से ही पता लग रहा है, एक हैवी चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है। इसके अंदर कई इश्यूज हमने पढ़ने हैं। रिबेट्स ऑन बिल्स डिस्काउंटेड का टॉपिक है, इसके अंदर परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसके अंदर फिर प्रोविजनिंग ऑफ एसेट का टॉपिक है, फिर हम देखेंगे कि इसमें ईसी, जीसी, डीआईसी, जीसी कवरेज का टॉपिक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इसके अंदर आएंगी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आएगा, बिल्स फॉर कलेक्शन भी आएगा, और उसके अलावा फिर हम देखेंगे शेड्यूल्स इसके अंदर, फिर हम इंटरेस्ट रिकग्नाइजेशन और लोन रिकग्नाइजेशन की बात भी करेंगे। तो बहुत लंबा चैप्टर जरूर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। आई एम वेरी श्योर, जैसा कि मैंने कहा, कि हमारी पूरी कोशिशें रहेंगी कि आप किसी भी लम्हात पर ये फील ना करें कि ये चैप्टर टफ है, करेक्ट। उसके बाद है फिर ई, इंश्योरेंस, अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। अब कई बार जब हम इंश्योरेंस लिखते हैं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं।
एक मिनट मैं लिख लूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कन्फ्यूज़न क्या रहती है। आपके ग्रुप 1 में भी एक चैप्टर था, लेकिन वो था इंश्योरेंस क्लेम्स। यहाँ है फाइनेंश बेसिकली चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये एक अलग चैप्टर है। ग्रुप 1 में जो था वो इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड था, जिसमें क्लेम्स की कंप्यूटेशन कैसे होती है वो आपने सीखा था। ग्रुप 2 में हम देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनाती हैं, अपना रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाती हैं, अपनी क्लेम्स कैसे कंप्यूट करती हैं, अपने प्रीमियम्स कैसे कंप्यूट करती है, और एडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्या प्रोविजंस है, बिकॉज दैट इज़ द गवर्निंग अथॉरिटी जिसके तहत हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी के। जैसे कि बैंकिंग कंपनीज के अंदर हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ख्याल करना पड़ता है, ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर हमें एडा की गाइडलाइन, एडा IRDA, एडा की गाइडलाइंस का ख्याल करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा फिर हम जो चैप्टर करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो आपने लॉ में वैसे भी पढ़े हुए हैं कि कोई कंपनी लिक्विडेट कब होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो तब अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर करे जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं, रिसीवर की स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होती है, लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज की लायबिलिटी कैसे डिटरमिन होती है। तो इस चैप्टर का बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, और उस स्ट्रॉन्ग बेस को समझने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के बाद बेटे फिर हमारा जो अगला चैप्टर है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के बाद फिर हम इसमें लेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओहो सर, ये तो इजी चैप्टर होगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात को ना कह ही नहीं सकता। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब जहाँ भी वर्ड गुडविल आते हैं ना तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ, गुडविल के इसके बारे में तो सब कुछ हमें मालूम है। बेटे ये ऐसा चैप्टर है जो CA फाइनल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अभी तक तो आपने जो करा वो बेहद इजी था, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ये सबसे टफ टॉपिक में से एक टॉपिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई हार्ड या फास्ट रूल्स नहीं है। जैसे कि एक मकान है, अब उस मकान की कीमत आपकी निगाहों में कुछ और हो सकती है, मेरी निगाहों में कुछ और हो सकती है। हो सकता है मेरी ज़रूरत इतनी ज़्यादा हो कि मुझे वही मकान चाहिए, तो मेरी निगाहों में उसकी वैल्यू ज़्यादा है और आपकी निगाहों में उसकी वैल्यू कम हो सकती है। एक ही चीज़ को देखने का नज़रिया दो आदमियों का अलग अलग हो सकता है। वैल्यूएशन, तो इसमें गुडविल की वैल्यूएशन है। इसका मतलब है कि एक ही क्वेश्चन में 1000 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपना ओपिनियन है। ये वैल्यूएशन की टेक्निक है, और वैल्यूएशन की टेक्निक, वैल्यूएशन करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हमें कई एजम्पशंस और प्रिजम्पशंस को लेना पड़ता है। तो उन एजम्पशन और प्रिजम्पशंस को भी लेने का एक तरीका होता है, जिसके ज़रिए फिर हम गुडविल के कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, कैसे गुडविल की वैल्यू तय करी जाती है, ऑफ कोर्स कम से कम इस लेवल पर, तो उसके बारे में ऑफ कोर्स हमें चर्चा इस चैप्टर में करनी ही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसके अंदर कोई अकाउंट नहीं बनाना, इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यूएशन की टेक्निक है, ये एक जनरल चीज़ें हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस लेवल पे उतना ईजी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद एक चैप्टर है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC इसको वैसे हम कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFC, शॉर्ट में हम इसको NBFC कहते हैं। एक तो बेटे बैंकिंग कंपनी होती है। बैंकिंग कंपनी का कभी काम क्या है, लोगों से डिपॉजिट लेना, उसको आगे लोन के रूप में देना। हालांकि और हज़ारों फंक्शंस हैं जिसके बारे में बैंकिंग कंपनी में चर्चा करेंगे। इसी तरह से नॉन बैंकिंग कंपनी भी है। नॉन बैंकिंग कंपनी भी फाइनेंस फैसिलिटी देती है। हालांकि जो कुछ नॉन बैंकिंग कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, हम इस पर चेक ड्रॉ नहीं कर सकते, तो थोड़े से डिफरेंस हैं। यानी कि ये भी बैंकिंग कंपनी की तरह होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके ऊपर कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, आप यूं कह सकते हो, करेक्ट। अदरवाइज ये भी बिल्कुल बैंकिंग कंपनी की तरह फंक्शन करेंगी। तो आजकल गवर्नमेंट ने बैंकिंग कंपनी को थोड़ा सा, बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा
चैलेंज करा है नॉन बैंकिंग कंपनीज का कॉन्सेप्ट ला करके, यानी कि बहुत से कंपनी जैसे कोटक महिंद्रा है, दिस इज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मेरे को एक बैंक से, सरकारी बैंक से लोन नहीं मिल रहा या बैंक से लोन नहीं मिल रहा, तो मैं किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाकर के लोन ले सकता हूँ या अपनी फाइनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता हूँ। तो दे आर गिविंग ए सॉर्ट ऑफ चैलेंज टू द बैंकिंग सेक्टर। नो डाउट इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में कुछ सुधार भी देखने को मिला है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होंगे, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, इन क्वेश्चंस का ऑफ कोर्स हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे जब हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को कंसीडर करेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बाद फिर आपका एक चैप्टर आएगा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स, जब भी आप टीवी सेट्स ओपन करते हैं, आजकल तो लोग खैर टीवी कम देखते हैं, लेकिन अगर आप में से कभी भी कोई जब टीवी या न्यूज़ वगैरह देखता है तो कई बार आपने देखा एक ऐड आती है, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर आप अपनी इनकम में थोड़ा सा इजाफा चाहते हैं तो यू मस्ट इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को बहुत डीपली हम लोगों ने डिस्कस करा है। इनफैक्ट जितने भी चैप्टर्स हैं, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम सबसे वाइडेस्ट, सबसे वृहद और सबसे बड़ा कवरेज करें, टू द हिल्ट करें। टू द हिल्ट का मतलब है आखिरी सीमा तक। और इस लेवल पे अगर मुझे अपनी मंजिल को हासिल करना है तो मेरे लिए निहायत ज़रूरी है कि मैं हर चैप्टर की आखिरी सीमा तक काम करूं। तो इसके लिए हमारे में भी पेशेंस होना चाहिए और आप में भी इतनी लगन होनी चाहिए कि वहाँ तक आप काम करें। म्यूचुअल फंड्स एक तरीका है, मैंने कहा एक आमदनी का बहुत बढ़िया तरीका है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको फाइनेंशियल सेक्टर की या अकाउंट्स की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सपोज़ मुझे अकाउंट्स के बारे में या फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में या शेयर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, आई एम ए कंप्लीट लेमैन, लेकिन मेरे पास कुछ फंड्स हैं जिसको कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कौन सी कंपनी के शेयर्स में, कौन सी कंपनी की या कौन से इंस्टीट्यूट की यूनिट्स में मुझे इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, म्यूचुअल फंड्स को कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। म्यूचुअल फंड भी बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है, ऐसे म्यूचुअल फंड है। तो आप एक म्यूचुअल फंड को कॉन्टेक्ट करें। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, कम से कम शॉर्ट में मैंने आपको बताया, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे देंगे और वो आपके पैसे को अपनी इंटेलिजेंसी से, अपनी एक्सपर्टीज से, अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से, अपनी डेक्सटेरिटी से उस पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपकी इनकम आएगी ही आएगी, तकरीबन ये तय है, और आप लॉस में नहीं जा सकते। ऑफ कोर्स अपनी सर्विसेज के लिए वो कुछ चार्ज करते हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल चार्ज है। तो म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करा है तो मेरी एडवाइस है कि जब आपको नॉलेज हो जाए चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो आप अपने मम्मी पापा को जरूर कहें कि म्यूचुअल फंड्स में जरूर इन्वेस्ट करें। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सोर्स ऑफ व्हाट वी कॉल अर्निंग इनकम, और इसीलिए इसकी ऐड भी जो है बहुत ज़्यादा आती है। और पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स हैज़ शोन ए ट्रिमेंडस राइज। इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नियर अबाउट 300-400% राइज मैंने कहा इसमें हुई है। म्यूचुअल फंड्स के बाद फिर हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर अब बच गया, बाई बैक मैंने लिख ही दिया, ये भी मैंने लिख दिया, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, लिक्विडेशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हो गया। और कौन सा चैप्टर कोई बचा तो नहीं है, पहले ये भी तो चेक करना पड़ेगा। अंडर राइटिंग तो हमने लिख लिया, होल्डिंग भी लिख लिया, बैंकिंग भी लिख लिया, इंश्योरेंस। एक चैप्टर आपका और है शेयर बेस्ड पेमेंट, जिसको ईसॉप के नाम से तुम जानते हो। शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट यानी कि, एक मिनट मैं लिख लूँ, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, जिसको कि हम ईसॉप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के नाम से ज़्यादा जानते हैं, करेक्ट। शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब ही ये है कि अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दे करके पेमेंट करना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम बाद में देखेंगे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या शेयर बेस्ड पेमेंट की शुरुआत एटलीस्ट इंडिया में मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन्फोसिस में खास तौर से के आर नारायण मूर्ति ने करी थी, जो कि डायरेक्टर थे उस वक्त इन्फोसिस के। तो ये एक तरीका है अपने एम्प्लॉय को लालच देने का कि आप इतने टाइम तक हमारी कंपनी में सर्व करो, सर्विस दो, और उतना टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद हमारी कंपनी आपको शेयर्स देगी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर।
तो ये एक तरीका है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहें और हमें अपनी सर्विसेज एक पर्टिकुलर पीरियड तक एटलीस्ट दें, क्योंकि जो स्टार्टअप कंपनीज वगैरह होती हैं हमने देखा है कि इसमें जो लेबर टर्नओवर रेशियो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है बहुत ज़्यादा हाई होता है। वर्क आज एम्प्लॉय इस स्टार्टअप में, फिर दूसरी में चला गया, दूसरी से तीसरी में चला गया, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और जहाँ भी उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उस तरफ अपना एलियंस जो है शिफ्ट कर लेते हैं। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो नारायण मूर्ति ने इस स्कीम को सोचा और ही वॉज द प्रपाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम एटलीस्ट इन इंडिया। और ये स्कीम बहुत पॉपुलर हो चुकी है। हालांकि शेयर बेस्ड पेमेंट जो है आप बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे जब आप फाइनल लेवल पे पहुंचेंगे, उसमें IFRS 2 के एंगल से आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा। शेयर बेस्ड पेमेंट के बाद फिर हम पहुंचते हैं किस पर? हम पहुंचते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। ग्रुप 1 में आपने 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करे थे तकरीबन। ग्रुप 2 में आप कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो इस लेवल पे जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक तो 4 है, सॉरी मैंने 4 लिख दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है। 7 का ताल्लुक जो है वो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से था, वो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 11 जिसका ताल्लुक जो है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से था, वो भी आप ग्रुप 1 में स्टडी कर चुके हैं। और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट ग्रांट से था, वो भी आपने ग्रुप 1 में पढ़ लिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आप ग्रुप 1 में ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बाद 14 हम पढ़ेंगे, करेक्ट। 14 का ताल्लुक अमालगमेशन से है। उसके बाद फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जो है वो आप CA फाइनल में पढ़ोगे, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आपने ग्रुप 1 में पढ़ लिया है, 17 ग्रुप 1 में पढ़ लिया है, 16 बोरोइंग कॉस्ट, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 जिसका कि ताल्लुक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से है वो आप इस लेवल पे पढ़ेंगे, 19 जिसका कि ताल्लुक अकाउंटिंग फॉर लीजेस से है वो आप इस लेवल पे पढ़ेंगे, 20 अर्निंग पर शेयर ये आप ग्रुप 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का वैसे तो ताल्लुक जो है, वैसे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वो आप CA फाइनल में पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम होल्डिंग कंपनी पढ़ेंगे तो मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स हैं वो गवर्न होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के तहत। हालांकि प्योरली AS 21 इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ योर कोर्स, इट इज़ पार्ट ऑफ CA फाइनल। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डेफर्ड टैक्स वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 23 आप CA फाइनल में पढ़ेंगे। इसी तरह 24 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ये आप इस लेवल पे पढ़ेंगे। 25 का ताल्लुक इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से है, ये आप CA फाइनल में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का ताल्लुक इंटेंजिबल से है, वो आप इस लेवल पे पढ़ेंगे 26। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 जो है आप फाइनल में पढ़ेंगे, 28 फाइनल में पढ़ेंगे जिसका कि ताल्लुक जो है अब इम्पेयरमेंट से है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 जिसका कि ताल्लुक जो है प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी से है, वो हम इस लेवल पे पढ़ेंगे। यानी कि कितने हो गए? 9 स्टैंडर्ड यहाँ पर हो गए। तो इस तरीके से ग्रुप 2 में आपके ये स्टैंडर्ड्स रहेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये नहीं कि मैंने कोर्स कंटेंट कंप्लीट कर दिया, इन चीज़ों के अलावा आपको ग्रुप 2 में ये भी पढ़ना है, गाइडेंस नोट। बहुत से बच्चे कोर्स को ध्यान नहीं देते हैं और बाद में उनको लगता है, हालांकि गाइडेंस नोट से ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वेश्चन आने के चांसेस सेपरेटली बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इसको क्वेश्चन नहीं आना तो हमने पढ़ना ही नहीं है, हमने अपनी नॉलेज का भी क्या बोलते हैं इजहार करना है। और अपनी नॉलेज का इजहार तो नहीं, अपनी नॉलेज को भी बढ़ाना है, उसका इजाफा करना है। गाइडेंस नोट के बाद फिर हम एक चैप्टर करेंगे अमालगमेशन, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ये एक लॉन्ग चैप्टर है, हालांकि कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इस लेवल पे जो हमने करना है, यानी कि ग्रुप 2 में जो हमने करना है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से करना है। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 हम इसी चैप्टर के साथ कर लेंगे।
इज इट क्लियर टू यू? आप देखेंगे कि जब आप सीए फाइनल में पहुंचेंगे तो यही चैप्टर, तब इसका नाम चेंज हो जाएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और तब आप इसको एक निहायत ही अलग तरीके से करेंगे, और तब आप करेंगे इसको इंड एस 103 के हिसाब से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। उसके बाद फिर हम करेंगे सर कितना टॉपिक है, कोई बात नहीं, लॉन्ग तो होना भी चाहिए, ग्रुप 2 में आ गए हो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये लॉन्ग टॉपिक्स हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं, ये मुश्किल कहीं से नहीं है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन, नाम से पता लग रहा है कि जब दो बड़ी कंपनी आपस में मिलकर के एक सिंगल एंटिटी में तब्दील हो जाती है तो इसको अमालगमेशन ऑफ कंपनीज कहते हैं। लेकिन जब हम अमालगमेशन ऑफ कंपनीज करेंगे तो इसमें सिर्फ अमालगमेशन ही नहीं करेंगे, इसमें अमालगमेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज भी करेंगे, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसने किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो तब किस तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस प्ले में आएगा, उसकी चर्चा इस चैप्टर का थीम है। यानी कि अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के तहत हमने अमालगमेशन भी करना है, हमने एब्जॉर्प्शन भी करना है, और हमने एक्सटर्नल भी करना है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी करना है। और जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो हम सेपरेटली करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम देखेंगे कि कोई कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम तब बनाती है जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के पास बहुत सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस जमा हो जाते हैं, या फिर कंपनी के पास बहुत सारे वैल्यूलेस एसेट्स जो है वो जमा हो जाते हैं, जो कि कंपनी की खराब पोजीशन का इजहार करता है। तो इस पोजीशन से उभरने के लिए हम जो स्कीम, जो रास्ता अपनाते हैं, उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैंने लिखाया। अब हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, और हमारी कोशिश ये रहती भी है कि इस लेवल पे हम ये कभी भी ना पूछें और ना कहें कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखना है इस लेवल पे, क्या किसी भी लेवल पे जब आप सीए के हों या किसी भी प्रोफेशनल लेवल पर हों, तो हर चैप्टर को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से और इक्वल इंटेंसिटी से पढ़ना है। कोई चैप्टर बड़ा छोटा है ये किसी बात का सबूत नहीं देगा कि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू यू? नंबर 1। नंबर 2, कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी। आइए थोड़ा सा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि हम किस तरीके से मूव करने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 आज के इस डिस्कशन का, स्ट्रेटेजी या मेथोडोलॉजी। हमारी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, ध्यान से सुने। मैंने कुछ लम्हा पहले आपसे कहा कि वी टेक ग्रेट प्राइड इन गिविंग द बेस्ट, not only the best but the widest coverage, and because we are covering every angle of the course and we touch every what we call aspect of the topic, so that means we are keeping the risk factor at 0 level. ये बहुत ज़रूरी है बेटा, जब एक चैलेंजिंग टास्क को हमें करना है तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि मैंने कहता रहता हूँ कि आखिरी सीमा तक करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 90% कर लेंगे लेकिन जो 10% है उसको इग्नोर कर देंगे, पता लगता है वो 10% में से ही क्वेश्चन आ गया। ग्रुप 1 में भी जिन लोगों ने आप कोचिंग दी है, याद है लास्ट ईयर पीस मील से क्वेश्चन आया था, जबकि बहुत से बच्चे पीस मील छोड़ के चले जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस लेवल पे बहुत ध्यान रखना है कि हर चैप्टर के आखिरी इशू को टच करना है। वाइडेस्ट कवरेज का मतलब ये नहीं ज़बरदस्ती वाइड करना है, क्योंकि अगर अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में आपको एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल साउंड बेस बनाना है तो बहुत ज़रूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने लाजमी है। हमारी कोशिश ये रही है कि हर चैप्टर में हम दूसरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रखें, पेश करें। तो हम देखेंगे कि बाय बैक में अगर मान लेते हैं नॉर्मली लोग 10 क्वेश्चन कराते हैं, वी हैव केप्ट नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स में, ये मैंने शीट यहाँ लिखी थी, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स में भी हम वाइड कवरेज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 4-5 क्वेश्चन से काम नहीं चलता है, तो इसलिए हमने भी इसमें तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं। इसी तरह होल्डिंग कंपनी में भी नियर अबाउट आप देखेंगे कि वी हैव केप्ट नियर अबाउट 40 to 50 क्वेश्चंस। सिमिलरली बैंकिंग में तो मेरे ख्याल से 60 या 70 क्वेश्चन है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी में लोग अगर 9-10 क्वेश्चन करा करके चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, तो वी हैव टेकन द पेन्स टू
keep the level of question at least you can say in the vicinity of, मेरे को अब याद तो नहीं आ रहा, शायद 30 से 40 क्वेश्चन इसमें भी हैं. सिमिलरली लिक्विडेशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखने के पीछे मेन वजह यह है, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व्ड मैनर में भी आपको दिए जाएंगे. और इससे पहले कि मैं आपको आगे बढ़ूँ, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ. ये अभी रिसेंटली मेरी बुक आई है एडवांस अकाउंट्स, करेक्ट, अगर आप देख पा रहे हैं, ये भरत पब्लिकेशन से क्या बोलते हैं पब्लिश हुई है. और इस बुक को बनाने के पीछे बेसिक पर्पस दो है. बहुत से बच्चे जो ट्यूशन से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरी बड़ी सिंसियर एडवाइस है और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं. आई एम नॉट, इट इज़ नॉट ए पब्लिसिटी गिमिक. बहुत पेन से, बहुत मेहनत से मैंने इस किताब को लिखा है. 22 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग ट्रेड में, एंड आई हैव सीन ऑल द कलर्स एंड कॉन्टर्स एंड द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ दिस ट्रेड. और हमेशा मैंने ये देखा, और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, कि जो हमें चाहिए वो मार्केट में कई बार अवेलेबल नहीं होता, तो बड़ा दुख भी होता है. तो बेसिकली बुक को बनाने का पर्पस मेरा यही है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहें, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट नाउ. इसलिए नहीं कि ये मेरी बुक है या भरत पब्लिकेशंस से मेरा कोई स्पेशल लगाव है. भरत पब्लिकेशन से मेरी बुक पब्लिश हुई है. पर्पस सिर्फ ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कहाँ से पब्लिश हुई है. नंबर एक, इट्स ए वेरी रेप्यूटेड लीडिंग व्हाट वी कॉल पब्लिकेशन हाउस. आपको कहीं पर भी, किसी भी स्टोर में, किसी भी शहर में आप रहते हैं, तो आपको ये किताब मिल जाएगी. किताब को सामने प्रेजेंट करने का एक कारण और है, क्योंकि मैं मेथोडोलॉजी की बात भी कर रहा था. आइए मैं बताना चाहता हूँ कि हमने चैप्टर की कवरेज कैसे करी है. मान लेते हैं ये पहला चैप्टर है. पहला चैप्टर मान लेते हैं बाई बैक की चर्चा चल रही है, ठीक है. ये चैप्टर मैंने आपके सामने रखा, बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी, बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर. अब आप देखें कि किस तरीके से थ्योरी पेश करी गई है. पहले हमने थ्योरी पूरी पेश करी है कि बाई बैक क्या है, एक एंटिटी बाई बैक क्यों करती है, बाई बैक की एडवांटेजेस क्या हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के कौन कौन से प्रोविजन है जो बाई बैक से रिलेटेड है. इसी तरीके से ये सारी थ्योरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है. और उसके अलावा फिर आप आगे देखेंगे कि हमने जो चैप्टर्स रखे, क्वेश्चंस जो रखे हैं, करेक्ट, जो हमने क्वेश्चंस रखे हैं, खास तौर से मैं जरा उसको क्लियर कर दूं, हमने सेक्शन वाइज रखे हैं. आपने देखा सेक्शन 1 बेसिक ग्राउंडिंग, और इसके अंदर यानी कि इस सेक्शन में 1.1, 1.2 और सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं. तो कहीं पर भी वो कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है. तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में, केवल पहले सेक्शन की मैं बात बता रहा हूँ, पहले सेक्शन में ही तकरीबन वी हैव केप्ट 1.15 यानी कि 15 क्वेश्चन तो पहले सेक्शन में, वो भी बाई बैक जैसे चैप्टर में. बाई बैक जैसे चैप्टर में वी हैव केप्ट नियर अबाउट व्हाट वी कॉल 15 क्वेश्चंस. अब ये सेक्शन 2 अगर आप देख पा रहे हैं, ये सेक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन, जब 2.1 जैसे ये क्वेश्चन है. अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो सेक्शन 2 में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नियर अबाउट हमने रखे हैं. ये सेक्शन 2 अभी रन कर रहा है, पूरे सॉल्व क्वेश्चन है जैसे कि आप देख रहे हैं. और उसके बाद ये सेक्शन 3 स्टार्ट हुआ. कहने का मतलब ये है कि हमने हर चैप्टर में सेक्शन वाइज क्वेश्चंस रखे हुए हैं, नंबर 1. इसी तरह अब ये सेक्शन 3 जो है वो स्टार्ट हुआ. सेक्शन 3 में आप देखेंगे, ये सेक्शन 3 आपके सामने आया, ठीक है. टेस्ट ऑफ बाई बैक, ये टेस्ट ऑफ बाई बैक से रिलेटेड है 3.1. अब ये सेक्शन 3 स्टार्ट हो गया है. इस तरीके से टोटल इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जबकि बाई बैक में लोग 4 या 5 क्वेश्चन करा करके चैप्टर फिनिश कर देते हैं. आप देखेंगे उसके बाद सेक्शन 4 है बाई बैक एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, करेक्ट. सेक्शन 4 ये स्टार्ट हुआ, बाई बैक एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. सो कंप्लीट सॉल्व बुक है जैसे कि मैंने बताया, और बहुत पेन से, बहुत एफर्ट्स लेकर के इस किताब को लिखा गया है. और यही हमारी मेथोडोलॉजी है कि हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और सेक्शन वाइज हमने आपको कराना है, सो डैट कि हमारी जो कंसेप्चुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए. और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जिसमें कि थ्योरी आपकी बिल्कुल रिकैप हो जाए, करेक्ट. उसके अलावा अब जैसे मैं बात कर रहा था अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इसी तरह आप देख रहे हैं इसमें भी पहले थ्योरी लिखी हुई है, और थ्योरी इस तरीके से लिखी है कि आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, करेक्ट. इसी तरह से अंडर राइटिंग में भी नियर अबाउट 30-40 क्वेश्चन है टोटल. ये तो जो किताब है इसमें नियर अबाउट 795 पेजेस हैं शायद, करेक्ट. अब मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाह रहा था, इसी किताब में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट भी मैं आपको क्लियर कर दूं
ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, और गाइडेंस नोट भी है। मैंने कहा ना, बहुत से बच्चे गाइडेंस नोट की तरफ ध्यान नहीं देते। अब देखें आप, ये आपके स्टार्ट हुए एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी हमने किस बात का ख्याल रखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने में। और समझने में क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि एक पर्टिकुलर गाइडलाइन से रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन नहीं होती। तो हमने इस बात का ख्याल रखा है सेक्शन वाइज। जैसे कि पहला सेक्शन है, इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी हमने सेक्शन बनाए। जैसे कि सेक्शन 1, ये AS7 की चर्चा चल रही है, व्हेन आउटकम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। तो इसके अंदर हमने एक अलग सेक्शन बनाया है। इसी तरह इसके जो अलग अलग गाइडलाइंस है उससे रिलेटेड हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं। ये पर्पज़ है इस किताब को लिखने का, इसलिए मैंने कहा कि ये बिल्कुल सेल्फ स्टडी बुक है। और तो सेल्फ स्टडी बुक बनाने के पीछे 2 रीज़न हैं कि सबसे वाइडेस्ट कवरेज करी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, और कोई स्टूडेंट अगर खुद करना चाहे तो उसको कभी प्रॉब्लम इसमें नहीं आ सकती। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। करेक्ट। आइए, अब बात चल रही थी मेथोडोलॉजी की, तो मैंने बताया कि हमारी मेथोडोलॉजी यही रहेगी कि हम कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी का पहले डिस्कशन करते हैं, फिर उसको सप्लीमेंट करते हैं अपने एग्जाम्पल से, और ऑफ कोर्स फिर हम उसको सप्लीमेंट करने के बाद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने की कोशिश करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इन क्लास कर करके। अब नियर अबाउट हर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है 70% सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर होगा। करेक्ट। और बुक पूरी सॉल्व है, इसलिए आपको कभी भी आपको ये नहीं लग सकता कि आप कहीं पर अटक रहे हैं। मेथोडोलॉजी के बाद फिर मैंने कहा कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब ये पैरामीटर से क्या मतलब है बेटे? बड़ा सिंपल सा मतलब है। मैं एक चैलेंजिंग टास्क, यानी कि मैं सीए की जर्नी कर रहा हूं और मुझे सीए बनना है, तो टास्क इज नॉट इजी। हर चीज के पैरामीटर्स हैं। किसी चैलेंजिंग टास्क को पूरा करने का सबसे सिंपल रीजन एक ही है, रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन। रेजोल्यूट का मतलब होता है जबरदस्त, पक्का, दृढ़ निश्चय। यू हैव टू फील दैट you cannot, what we call, get defeated by any circumstances. अंग्रेजी में कहावत है ना, the true test of manhoodness comes to fore when chips are down. किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा तब होती है जब सिचुएशन उसके अगेंस्ट होती है। तो बहुत संयम से, एंड्योरेंस से, पेशेंस से और अपने प्रति ऑनेस्टी जताते हुए अगर आप इस कोर्स को करते हैं, तो यू कैन टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड दैट then milestone is not unachievable. It is very much achievable. आप इसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम डिप्रेस भी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी आती है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि ये सीए का जो लेवल है हम सिर्फ अपने लिए हासिल नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों की आशाएं हमारे ऊपर है, मम्मी की, डैडी की, पापा की, सिस्टर की, क्लोज रिलेटिव्स की, वेल विशर्स की। आप सिर्फ अपने लिए ये सब हासिल नहीं कर रहे हैं, आपको ये उनके लिए भी हासिल करना है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं कहता हूँ कि अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपने को सही तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने से ही सवाल पूछें, उसका सही जवाब ढूंढें कि क्या आप उतने एफर्ट्स कर रहे हैं जितने की हमें रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा एफर्ट्स करने से भी मेरा एक मतलब कतई नहीं है, वो ये नहीं कि 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। यू हैव टू बी रेगुलर। चाहे आप 3 घंटे डेली पढ़ते हैं या 2 घंटे डेली पढ़ते हैं, बट यू हैव टू गिव कंप्लीट अनवेवरिंग फोकस। तो ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स का आपको ख्याल करना होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि बहुत से बच्चे जब ऑनलाइन कोचिंग या वीडियो क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उनमें कुछ फियर्स होते हैं, कुछ डर होते हैं, कुछ संशय होती हैं, कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ आशंकाएं होती हैं, कुछ हंचेस होते हैं कि हम वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, क्या हमारी समझ में सब कुछ आ जाएगा? अगर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं निकला तो क्या होगा? फिर हम डाउट कैसे क्लियर करेंगे? अब बेटे, मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे सब्सटेंशिएट करने के लिए कहना पड़ता है। इफ आई हैपन टू बी द लार्जेस्ट सेलिंग फैकल्टी फॉर अकाउंट्स इन इंडिया एट दिस मोमेंट, तो उसका कुछ रीजन है। और रीजन तब होता है जब आप इस तरीके से पढ़ाएं कि कहीं पर भी डाउट की कोई शंका ना रह जाए। हालांकि
वो हर टीचर की कोशिश होती है, हमारी भी होती है, और समय और एक्सपीरियंस ने हमें इतना सिखा दिया है कि हम इस तरीके से काम करें कि कभी भी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट ना आए। पहले तो नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी मैं जब आपको किताब दिखा रहा था तो इसका मतलब जो हम नोट्स आपको सप्लाई करेंगे वो कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व है। अगर नोट्स कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व हैं तो इसका मतलब कहीं पर भी पहले तो आप अटक नहीं सकते। लेकिन एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मैं मान भी लूं कि कोई कॉन्सेप्ट मान लेते हैं कि बच्चे को लगता है या आपको लगता है कि ठीक तरीके से या उस तरीके से मेरे को समझ में नहीं आ रहा जैसे मैं चाहता हूं, तो आजकल तो बेटे कई माध्यम है, आप व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल्स के जरिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड यू कैन गेट योर डाउट क्लैरिफिकेशन इंस्टेंटली। तो इस तरह के आप बिल्कुल चिंता मत करें, और ये बहुत फीजेबल हैं वीडियो कोर्सेज हर महीने में। हालांकि मैं फेस टू फेस भी लेता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो क्लास और ऑनलाइन के बच्चे, अगर हम कंपेयर करें रिजल्ट्स पिछले कुछ वक्त का, तो मैं दावे से कह सकता हूं जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं या वीडियो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं या पेन ड्राइव स्टूडेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा बेहतर रही है इन कंपैरिजन टू फेस। उसका परहैप्स रीज़न ये हो सकता है कि वीडियो क्लासेस में आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप कितने बार रिवाइज कर सकते हैं, आप अपने समय के हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरी एक एडवाइस भी है, जब आप वीडियो क्लासेस लेते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने पर रेस्ट्रिक्शंस आपको रखने की अदा आनी चाहिए। अगर आप अपने पर रेस्ट्रिक्शन रख करके पढ़ सकते हैं, और मेरी कोशिश भी ये रहती है कि मैं बच्चों को ये कहूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम आपने बांट लें, कि मान लें आपने डिसाइड कर लिया कि 6 to 7 इवनिंग में हमने अकाउंट्स पढ़ना है, तो आप उसी टाइम को बरकरार रखें। फिर 7 to 8 के दूसरे सब्जेक्ट का रख ले, एक दिन में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करो, और 1-1 घंटा भी अगर आप डेली करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आई एम वेरी श्योर ऑन सच गाइडलाइंस यू कैन ईजिली व्हाट वी कॉल क्लियर द फाइनल फ्रंटियर। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले तो सीए में हमें बहुत हाई क्वालिटी इंटेलिजेंस ही नहीं चाहिए, लेकिन एक रेगुलरिटी जरूर चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आई एम वेरी श्योर कि जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो आप तक पहुंच गई हैं। तो पहला जो ये सेशन होता है, इसमें बेसिकली मैंने कहा हमारी जनरल चर्चा होती है। इसमें हम कंटेंट्स के बारे में हमने बातचीत करी, कंटेंट्स की कुछ आउटलाइंस मैंने देने की कोशिश करी, और इसी तरीके से फिर हमने बताने की भी कोशिश करी कि हमारा एक वाइडेस्ट हमारा एफर्ट्स रहता है कि हम वाइडेस्ट कवरेज करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करें, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हम करें, और सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये कोर्स अपने समाप्ति पर आएगा तो इस जर्नी के ख़त्म होने पर यह एहसास हम में होना भी चाहिए कि इट वॉज ए वंडरफुल जर्नी। तो ठीक है, मुझे जो आपसे कहना था मैंने कहा इस सेशन में। अगले सेशन में हम किसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। सो विद सच विशेस एंड ऑन विद सच वर्ड्स वी एंड दिस पर्टिकुलर सेशन।